brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुस्तक। मेरा नाम है अनिमा द्विवेदी और आज फायदे के फंड के इस खास एपिसोड में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनके साथ हम आज बात करेंगे कि आखिर कौन से फंड्स में निवेश आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि बाजार में जो स्थिति चल रही है उसके अनुसार आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत स्वागत करते हैं हम पंकज मटपाल जी का, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार द्विवेदी जी। तो मटपाल जी के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही आंकड़े जो आए हैं हमारे पास उनको भी आपके साथ में साझा करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही रोमांचक आंकड़े हैं। फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही एनकरेज करने वाले आंकड़े आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में इस समय करेक्शन का दौर चल रहा है उसमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ निवेशकों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोग देखने लगे हैं और म्यूचुअल फंड्स में क्या कुछ करना चाहिए ये आज हम अपने गेस्ट के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि अक्टूबर के जो आंकड़े एमफी ने रिलीज किए उनके मुताबिक भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम यानी कि नेट असेट्स अंडर मैनेजमेंट 67,25,000 करोड़ रुपए के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है। बहुत ही एनकरेजिंग बात है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, और इसलिए कई सारे सवाल भी उठते हैं जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी है। तो पंकज जी, आपसे मैं जुड़ूंगी और आपके साथ मेरा पहला सवाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के यही है कि क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये सही समय है? क्योंकि सर देखिए, जिस तरीके से बाजार में करेक्शन चल रहा है, काफी निवेशक इस समय हैरान हैं, निराश हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो क्या ऐसे समय में म्यूचुअल फंड सही तरीका है निवेश करने का? अर्णिमा जी, देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हर समय सही समय है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो हर समय के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं या उस वक्त के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहें कि समय सही है, तो मैंने जैसे कहा कि हर समय सही समय है, पर हाँ, उसके बावजूद क्योंकि हमने देखा कि शेयर मार्केट में गिरावट आई है पिछले कुछ समय में, और अगर मैं ये कहूं कि आपको इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करना हो तो डेफिनेटली ये समय और भी बेहतर हो जाता है कि आपको जो चीज आप खरीदना चाह रहे हैं वो पहले से कम दाम में मिल रही हो। तो इक्विटी फंड्स में निवेश करने का अच्छा समय है। दूसरी बात, गोल्ड में तेजी बनी हुई है और आगे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेजी रहेगी। तो ऐसे में गोल्ड फंड्स या ऐसे फंड्स जिन फंड्स में गोल्ड में निवेश होता है वहां पर भी अच्छी चॉइस हो सकती है। फिर थर्ड चीज है डेट फंड्स, क्योंकि आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी, जिसका फायदा डेट ओरिएंटेड फंड्स को मिलेगा। तो इसके लिए डेट फंड्स भी आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाते हैं। तो ये समय मेरे हिसाब से इक्विटी या फिर गोल्ड फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जा सकता है। जी सर, जरूर आपने कहा कि इक्विटी फंड्स में निवेश करने का अच्छा समय है। जैसा कि हमने अभी बात की कि इक्विटी इनफ्लो जो है वो 44वें महीने के पॉजिटिव पर रहा है। लेकिन सर ऐसे में जो सवाल उठता है वो ये है सबसे बड़ा कि फंड मैनेजर्स इस समय कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फंड मैनेजर्स जिस जगह पे अपने निवेशकों का भरोसा दिलाते हैं, जहां पे उनके पैसे लगाते हैं, उससे बहुत बड़ा असर निवेशकों पर पड़ता है। तो ये जो समय है, इस समय म्यूचुअल फंड्स का ध्यान किस तरफ है? म्यूचुअल फंड्स कहाँ पर फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, फंड मैनेजर्स की कोशिश यही होती है कि रिस्क को कम किया जाए और इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न्स दिलाने में मदद की जाए। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज हैं, अब यहाँ पर जो कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव है, अगर वो स्मॉल कैप फंड है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा निवेश जो है स्मॉल कैप में ही करना पड़ेगा। अगर वो लार्ज कैप फंड है तो मिनिमम 80% जो स्कीम का टोटल एसेट है वो आपको लार्ज कैप में करना होगा। तो फंड मैनेजर्स जितनी चॉइस है उसी में कुछ कर सकते हैं, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है, जो सेबी की गाइडलाइन है, उस पर आपको चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें कि मार्केट की वैल्यूएशंस की, तो मिड कैप में या स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है,
तो ऐसे में फंड मैनेजर चाहेंगे कि ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में हो। तो ऐसे फंड, जैसे कि हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, तो क्या होता है, फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास चॉइस होती है कि उन्हें लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कहां पर एलोकेशन कम या ज्यादा करना है। तो इस तरह के फंड्स में आप देखेंगे कि फंड मैनेजर्स ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में करके चल रहे होंगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो फंड आपका माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर लार्ज कैप ज्यादा होगा, क्योंकि आपको सेबी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही फंड को मैनेज करना है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, या मल्टी कैप फंड है, तो जहां पर चॉइस मिलेगी वहां पर आप देखेंगे कि मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से लार्ज कैप पे फोकस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा सेक्टर्स की बात करें तो कुछ सेक्टर्स जैसे कि आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, यहां पर थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो यहां पर फंड मैनेजर्स कोशिश करेंगे कि वो एलोकेशन यहां बढ़ाएं। उसके अलावा थीम्स की बात करें तो कंजम्पशन थीम जो है वो ऐसा लगता है कि काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इस तरह की थीम, वहां पर आप देखेंगे कि फंड मैनेजर्स एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो समय के अनुसार थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन विद इन द लिमिट जो भी पॉसिबल हो सकता है। जी बिल्कुल सर। इक्विटी फंड्स की तरफ तो जरूर निवेशकों का जो है वो ध्यान गया है, लेकिन थीमैटिक फंड्स जो हैं उसमें भी काफी ज्यादा लोगों का ध्यान है, काफी ज्यादा लोगों का फोकस है। थीमैटिक फंड्स में जो ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उससे सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि थीमैटिक फंड्स में इस समय अब निवेशकों को करना क्या चाहिए, जब म्यूचुअल फंड्स को लेकर के इतना ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है। तो क्या थीमैटिक फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए इसमें? देखिए, थीमेटिक फंड जो होते हैं वो इसेंशियली इक्विटी फंड्स ही होते हैं। जी। लेकिन जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की, तो हम्म। वहां पर सभी सेक्टर्स हो सकते हैं उस फंड के पोर्टफोलियो में। पर हम्म। जब बात आती है एक थीमेटिक फंड की, तो वो एक फोकस्ड अप्रोच यहां पर फॉलो की जाती है। यानी कि यदि बात करेंगे डिफेंस थीम की, तो आप देखेंगे कि अंडरलाइंग स्टॉक्स जो है फंड के पोर्टफोलियो में वो डिफेंस कंपनीज के हैं। इसी तरह से अगर वो कंजम्पशन थीम है, तो वहां पर जो स्टॉक्स होंगे वो कंजम्पशन थीम पर आधारित स्टॉक्स होंगे। हम्म। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि थीमेटिक फंड्स में डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले जोखिम ज्यादा होता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास जो चॉइस है वो कम है। यदि आप डिफेंस फंड में निवेश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस फंड के अंदर अंदर आपको आईटी या फिर हेल्थ केयर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए यदि उस थीम से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं वहां पर जोखिम ज्यादा भी है, तो भी फंड मैनेजर्स ज्यादा बदलाव कर नहीं सकते। तो इसके लिए नैरो मैंडेट है, जोखिम ज्यादा है। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? पहली बात तो नए निवेशक जो अभी शुरुआत कर रहे हो या जिनको समझ मार्केट की कम है, उन्हें थीमेटिक फंड्स के मुकाबले डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही निवेश करना चाहिए। पर ऐसे निवेशक जो मार्केट को समझते हैं, लंबे समय से म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में 70 to 80% एलोकेशन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में ही रखना चाहिए। 20-30% आप थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थीमेटिक फंड्स का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सके। लेकिन समय समय पर सेक्टर्स रोटेट होते हैं। एक टाइम था जब डिफेंस थीम जो थी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट हमने देखा कि उसमें करेक्शन भी बहुत ज्यादा आया। तो अभी इस वक्त पर कंजम्पशन थीम अच्छी लग रही है, लेकिन कब यहां पर एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, इसकी जानकारी होना, समझ होना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि नए निवेशक दूर रहे, जो सीजन इन्वेस्टर हैं वो 20% 30% एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन समय समय पर बदलाव करना थीम में ये आपको करना पड़ेगा। तो यदि ऐसा आप समझेंगे कि पास्ट में पीएसयू थीम, डिफेंस थीम, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया, एक साल में पैसा डबल कर दिया, और उसको देखकर अब आप निवेश कर रहे हैं, तो जब मार्केट गिरा तो ऐसे में निवेशकों को काफी नुकसान भी दिखना पड़ा। तो इसके लिए थीमेटिक फंड्स में अगर आपको आना है, तो कब एंट्री करनी है? जब वो चलने के लिए तैयार है वो थीम, और जब वो चल चुकी हो उससे पहले आप निकल जाएं, तभी आप पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज नुकसान होने के चांस यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल सर। सर थीमेटिक फंड्स के साथ ही ये आपने जब कहा कि नए निवेशकों को थीमेटिक फंड से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, इक्विटी में ज्यादा निवेश करना चाहिए, सर यहाँ पर नए निवेशकों से रिलेटेड भी एक सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि आजकल यूथ बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स की तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा आकर्षित है। सर किस तरीके के इक्विटी फंड्स में आप कहेंगे कि कैसे फंड्स अपने पास रखें, कैसा निवेश करें इस समय? बिल्कुल।
देखिए, जब इक्विटी फंड्स की बात करते हैं तो कोई भी फंड जिसका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है वो इक्विटी फंड है। थीमेटिक फंड, सेक्टरल फंड भी इक्विटी फंड ही हैं, लेकिन वो क्योंकि फोकस अप्रोच फॉलो करते हैं, वहां पर सेक्टर्स की चॉइस कम होती है। तो हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की। अब डाइवर्सिफाइड में जैसे हम मार्केट सेगमेंट की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह से अलग अलग मार्केट सेगमेंट होते हैं। और इस वक्त पर स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है। तो मेरी सलाह यह है, इस वक्त निवेशकों को फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादा निवेश करना चाहिए या फिर लार्ज कैप फंड्स। और लार्ज कैप में निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड्स जो हैं उनमें भी आप निवेश कर सकते हैं। तो एक तो जैसे लार्ज कैप पैसिव फंड्स की मैंने बात की, निफ्टी 50, निफ्टी 100। दूसरी बात, फ्लेक्सी कैप फंड मुझे अच्छे लगते हैं। उसकी वजह यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यदि फंड मैनेजर को लगता है कि इस वक्त पर समय लार्ज कैप के लिए बेहतर है तो एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा रहेगा, और किसी वक्त पर लगता है कि स्मॉल कैप या मिड कैप में एलोकेशन बढ़ना चाहिए तो वो भी देखने को मिल सकता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मेरे हिसाब से इस वक्त के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, वहां पर भी इक्विटी में एलोकेशन अच्छा रहता है, आप उस तरह के फंड्स में भी इस वक्त पर निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, इस समय बाजार में करेक्शन बहुत ज्यादा है, गिरावट दिखाई दे रही है बाजार में। बाजार जो है वो एक निराशा निवेशकों के बीच है, एक स्लो ग्रोथ है बाजार की। ऐसे में इंडेक्स फंड्स क्या एसआईपी करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं इस समय में? देखिए, पहली बात तो यह कि निवेशकों को निराश नहीं होना चाहिए। ये मौका है। अगर आप ऐसे समय पर इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको आगे चलकर फायदा ज्यादा होगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको इसको देखना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, आपने कहा इंडेक्स फंड के बारे में। देखिए, इंडेक्स बहुत सारे हैं, तो जनरल कह देना कि इंडेक्स फंड में निवेश करें, ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने कहा कि ये वक्त जो है लार्ज कैप के लिए बेहतर है, तो ऐसे में निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरह के इंडेक्स फंड में निवेश करना बेहतर रहेगा कंपेयर टू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स या निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। वहां पर निवेश करने के मुकाबले में तो आप इंडेक्स में बिल्कुल करें, लेकिन निफ्टी 100, निफ्टी 50 इंडेक्स में करें। दूसरी बात यह है कि आपके पास आजकल बहुत सारे जिसे हम कहते हैं लो बीटा इंडेक्स या फैक्टर इन्वेस्टिंग, इस तरह की चॉइसेस भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो आप ऐसे निफ्टी 500, मोमेंटम, क्वालिटी, इस तरह के इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नए निवेशकों के लिए डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इस तरह के ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स में इन्वेस्ट करना और स्पेशली लार्ज कैप में शायद अच्छा रहेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपका निवेश जो है पैसिव, क्योंकि इंडेक्स फंड जो होते हैं पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर्स फंड को एक्टिवली मैनेज करते हैं, तो पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड को ना रखें, उसके साथ में यदि आप एक्टिव फंड्स भी रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सर। सर, क्या इक्विटी फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इन सब के अलावा गोल्ड ईटीएफ्स इस समय पर इनकी तरफ देखना एक बेहतर डिसीजन होगा? जिस तरीके से अभी मूड माहौल है बाजार का, उसके हिसाब से गोल्ड ईटीएफ्स एक कैसा ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल, आपने सही पॉइंट उठाया है। देखिए, गोल्ड में हम तेजी देख रहे हैं, आगे भी उम्मीद बनी हुई है कि गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी। ऐसे में गोल्ड में निवेश करना चाहिए, और गोल्ड में निवेश करना हो तो फिजिकल गोल्ड के मुकाबले डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ अच्छी चॉइस है। लेकिन जिन निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट है वो आसानी से गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ के लिए आपको डीमैट अकाउंट आपके पास होना जरूरी है। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, ऐसे निवेशक जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आप अलग से डीमैट अकाउंट खोलिए। इसके बजाय आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अल्टीमेटली गोल्ड ईटीएफ में ही निवेश करते हैं। तो आप एज एन इन्वेस्टर डायरेक्टली गोल्ड ईटीएफ नहीं बाय कर रहे हैं, अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, बट म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को गोल्ड ईटीएफ में ही लगा रही है। तो आपका सवाल था गोल्ड ईटीएफ को लेकर, बिल्कुल उसमें कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उससे आगे बढ़कर अगर आपको सोचना है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक और एडिशनल आपको बेनिफिट मिलता है, वो ये कि आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। तो आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कीजिए,
गोल्ड म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश कीजिए, या आप एसआईपी भी वहां पर कर सकते हैं, पर करना चाहिए आपको। आपके पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा मेरे हिसाब से इक्विटी और डेट के साथ साथ गोल्ड में जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर एक सवाल ये भी कि इस समय जो मिडिल क्लास है वो भी बहुत ज्यादा बाजार में पैसे लगा रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहा है। ऐसे में फैमिली प्लानिंग, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं कि आगे चल के उनको हायर स्टडीज में मदद हो सके, उनको फ्यूचर बेहतर बनाने में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये वो समय है जब पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख सकते हैं? क्या म्यूचुअल फंड्स उनके लिए मददगार हो सकते हैं? कैसे निवेश करना चाहिए सर उनको? बिल्कुल हो सकते हैं और करना ही चाहिए। देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है वो आपको मालूम है, मतलब हमेशा हम देखते ही हैं, और इस वक्त भी अगर हम अक्टूबर के डेटा पे भी ध्यान दें तो 6.20% की महंगाई दर। तो ऐसे में यदि आप ऐसी जगह निवेश नहीं करेंगे जहां पर आपके रिटर्न्स पोस्ट टैक्स महंगाई दर को मात दे सकें, तो इसका मतलब आपके जो भविष्य की प्लानिंग है वो सही से नहीं हो पाएगी। तो म्यूचुअल फंड्स, और स्पेशली अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स की, तो इक्विटी फंड्स में पोटेंशियल होता है कि अगर हम मतलब गारंटीड तो नहीं होते रिटर्न्स, बट हम हिस्टोरिकली देखें और उम्मीद करें तो 12% 15% के आसपास लॉन्ग टर्म में रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। तो ऐसे में यदि आपकी महंगाई दर 6-7% की भी रहती है, और एक बात और ऐड करूंगा कि हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए, ये तो 6.20% या 6-7% की बात करते हैं, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, बट बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो 10% से ऑन एन एवरेज आपकी जो महंगाई दर है वो यहां पर देखी जाती है। तो यदि आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च 10% से बढ़ रहा हो और आपका इन्वेस्टमेंट आपको एफडी या आरडी जैसी चीजों में 6-7% ही दे पाए, तो इसका मतलब आप उस तरह की प्लानिंग से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको मुश्किल होगी। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में आप निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए। ये मान सकते हैं कि इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, और स्टडी भी कहती है कि यदि 8 साल तक कम से कम इक्विटी फंड्स में एसआईपी की जाए तो जो नेगेटिव होने का जो रिस्क होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसके लिए यदि बच्चों की पढ़ाई की आपने बात पूछी, तो मैं कहूंगा कि जितनी जल्दी हो शुरुआत करें और एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करें, तो यहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और तभी बच्चों के भविष्य के लिए जो प्लान करके चल रहे हैं वो आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, आपने कहा जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें। सर शुरुआत के लिए एक चीज और होती है, वो होता है अमाउंट। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी इसमें कि आप, हम जब बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे आगे सिक्योर करें, तो सर किस किस अमाउंट से बेसिकली हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? मिनिमम अमाउंट कितना रखना चाहिए इस समय निवेश के? बिल्कुल, देखिए कितना रखना चाहिए तो डिपेंड करेगा आपकी जेब पर कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकम होती है वो वेरी करती है 1% टू अनदर पर्सन। तो ऐसा कोई फिक्स रूल तो नहीं कह सकते, बट ये जरूर कहूंगा कि आप अपनी इनकम का कम से कम 30% बचाने की कोशिश करें। ये एक थंब रूल है, कम से कम उतना तो आपको बचाने की कोशिश करनी ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितना भी आप कर सके, चाहे वो 10,000 हो 20,000 हो, वहां से शुरुआत कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा अपने गोल को अचीव करना। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, किसी व्यक्ति को अगर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना हो और आपके पास 20 साल का समय हो, हम अगर 12% का की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें, तो 10,000 रुपया महीना आप निवेश करें तो भी आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं 20 साल में। लेकिन यदि 5 साल डिले कर दें तो अब आपको 10 नहीं बल्कि 20,000 रुपया महीना निवेश करना पड़ेगा। तो बात इस समझ में आती है कि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए आसान है। हर 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फिर आपको डबल करना पड़ेगा। अगर और 5 साल डिले कर देंगे तो फिर 20,000 रुपया महीना नहीं बल्कि 40,000 महीना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप शुरुआत जल्दी कीजिए, चाहे अमाउंट छोटा हो, एक बात। दूसरी बात, आप यदि हर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे तो जितना अमाउंट आपका इकट्ठा होगा उसके बजाय यदि मैं कहूं कि आप मान लीजिए हम बात कर रहे थे 20 साल में आपके 10,000 रुपया महीना के हिसाब से 12% में करीब करीब 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। बट अगर आप स्टेप अप कर दें कि शुरुआत में ठीक है इनकम मेरी कम है, मैं 10,000 रुपये शुरुआत करूं, साल दर साल मेरी इनकम बढ़ेगी और फिर मैं उसे इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता रहूंगा,
तो आप क्या करें, 10% से स्टेप अप करें। एसआईपी के साथ आपको चॉइस मिलती है स्टेप अप एसआईपी की। तो यदि मैं 10% से एसआईपी अमाउंट को हर साल बढ़ाता रहूं, उन्हीं 20 साल में जहां मेरे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहे थे, अगर मैं स्टेप अप करूं 10% से तो इकट्ठा हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए। तो यानी कि पैसा डबल इकट्ठा हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, शुरुआत भले ही छोटे अमाउंट से करनी है, जल्दी करनी है, और साल दर साल उस अमाउंट को बढ़ाते रहना है, ताकि आप बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर। सर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है इस समय म्यूचुअल फंड को लेकर के। ओवरसीज कंपनी में म्यूचुअल फंड्स को निवेश करने की परमिशन मिल गई है रेगुलेटर की तरफ से। सर ये एक मौके की तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अब निवेशकों का पैसा ओवरसीज फंड्स में भी लग सकेगा। लेकिन ये वो कैसे कर सकते हैं निवेश, ये एक बड़ा सवाल है जब से ये खबर आई है। ऐसे कौन से फंड्स होंगे जो विदेशी निवेशक करवा पाएंगे हमारे यहाँ के निवेशकों का? सर क्या होगा, कैसे होगा, ये आपसे समझना चाहते हैं। अरे हमारे पास ऑलरेडी इंटरनेशनल फंड्स हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, सभी कंपनीज के पास में इंटरनेशनल फंड्स हैं। हमारे पास नेस्डैक 100 जैसा इंडेक्स फंड भी है, S&P 500 फंड भी है, उसके अलावा एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, फिर बहुत सारे इनोवेशन और फोकस्ड अप्रोच वाले फंड्स भी हैं, इमर्जिंग मार्केट वाले फंड्स भी हैं। फंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन आरबीआई की लिमिट ये है कि आप $7 बिलियन तक एज ए इंडस्ट्री जो है इन्वेस्ट कर सकती है। और अगर इंडिविजुअल बात करें तो $3 बिलियन तक इन्वेस्ट किया जा सकता है इंटरनेशनल फंड्स में। तो बहुत सारे फंड्स की ऑलरेडी लिमिट खत्म हो चुकी है। ऐसे में जहां पर निवेश है, जैसे कि अगर बात करूं मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ये यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है, नेस्डैक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है, तो आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सिस S&P 500 इंडेक्स फंड ऑफ फंड है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। बंधन यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, और आगे जाकर जैसे ही हेडरूम मिलता है अगर किसी भी फंड हाउस को, तो वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आपके पास म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने की चॉइस है। कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा आसान है। जैसे आप किसी भी फंड में, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में या दूसरे फंड्स में आप एसआईपी करते हैं, लमसम इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह से आपको कुछ अलग नहीं करना है। आपको तो जैसे आप एक लार्ज कैप फंड चुनते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल फंड चुनना है, मैंने नाम भी बताए, और उसमें आपको लमसम या एसआईपी शुरू कर देनी है। अल्टीमेटली वो जो कंपनी है, फंड हाउस है, वो इन्वेस्ट करेंगे इंटरनेशनल स्टॉक्स में, पर आपका पैसा जो है वो सिंपली आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, ईटीएफ भी है आपके पास। आप अगर म्यूचुअल फंड के अलावा ईटीएफ के जरिए निवेश करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास में नेस्डैक 100 ईटीएफ या फैंग प्लस मतलब कि ऐसी कंपनी जो कि फेसबुक, अमेजोन, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह के फंड्स भी आपके पास है। तो मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास। आप ईटीएफ के जरिए या फिर फंड ऑफ फंड के जरिए या म्यूचुअल फंड इंटरनेशनल फंड्स के जरिए आप एक्सपोजर ले सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर आपने बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशंस दी हैं फंड्स के लिए हम सबको। जितने भी हमारे दर्शक इसको देखेंगे, जितने भी हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे फंड्स के बारे में आपने बताया। सर चलते चलते एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड्स में अगर हम ओवरऑल देखें तो इस समय निवेशकों के लिए, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि कोई समय नहीं सही गलत होता है, हमेशा हर समय निवेश के लिए सही होता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल कि इस समय म्यूचुअल फंड्स को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं निवेशक? डाइवर्सिफाइड रहें और स्पेशली एसेट एलोकेशन पर ध्यान दें। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक बेहतरीन कैटेगरी है, जहां पर आपको इक्विटी, गोल्ड और डेट सभी तरह के एसेट का एक्सपोजर मिलता है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करें। उसके अलावा एक कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, या जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं। यहां पर इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लास में निवेश होता है, और फंड मैनेजर्स इसे डायनेमिकली मैनेज करते हैं। तो आपका जो रिस्क है, आपको चिंता नहीं करनी है। फंड मैनेजर्स मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से एक्सपोजर कम और ज्यादा करते हैं। ये फंड आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। और तीसरी, फिर उसके बाद में डाइवर्सिफाइड फंड्स में फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें और लंबा आपका नजरिया रखें। और एक साथ यदि आपके पास बड़ा पैसा भी है तो थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, एक दिन में पूरा पैसा ना लगाएं। मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना भी बनी हुई है। पूरा पैसा जो है उसे अगले 3-4 महीने में ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, किस्तों में इन्वेस्ट करके पूरा इन्वेस्ट करें।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंकज मटपाल जी, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स से, जिनके साथ हमने ये जाना है कि इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमें क्या कुछ करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से निवेश करना चाहिए, आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रांग बनाना चाहिए। तो फिलहाल आज के फायदे के फंड के एपिसोड में इस डिस्कशन से सिर्फ इतना ही। हम एक बार फिर आपके साथ होंगे, ये जानेंगे अपने दूसरे मार्केट एक्सपर्ट से, फंड मैनेजर्स से, कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके लिए क्या कुछ सही होना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।